श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बंदौ गुरुपद पदुम परागा बंदौ गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मोरि मय चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारु। समन सकल भवरुज परिवारु। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान के पावन एवं कमलवत चरणों में सादर नमन वंदन। समस्त विद्यार्थियों के प्रति आदर भाव। जितने भी सम्मान्य शिक्षक वृंद, सम्मान्य अभिभावक एवं प्राचार्य आदि जुड़ते हैं, सभी के प्रति सादर अभिवादन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया है जी हाँ, बिल्कुल। मैं पुनः वहीं हूं जहां से मैंने शुरू किया था कि YouTube पे मेरी लाइव कक्षाएं शायद अभी आपको नहीं मिल पा रही हैं, और इसके पीछे दो तीन जो महत्वपूर्ण कारण है, मैं बार बार उसको उद्दिष्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रसंग है तो लाइए मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कारण बस ये है भैया कि मैं कोई क्रिएटर नहीं हूं और न ही मैं कोई इन्फ्लुएंसर या परफॉर्मर हूं। मैं कोशिश करता हूं एक शिक्षक बने रहने का, और शिक्षक बने रहने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है, वो है छात्र बने रहना। क्योंकि एक शिक्षक तभी शिक्षक बन सकता है जब उसके अंदर का छात्र जीवित रहे, अर्थात वो अध्ययनशील रहे, पढ़े, तभी वो पढ़ा सकने में सक्षम होगा। ऐसा मेरा अपना मानना नहीं है, तमाम सारे बड़े बड़े जो हमारे पूर्वज, जो बड़े बड़े साहित्य शास्त्री विद्वान हैं, उन लोगों ने ऐसा कहा है। लिहाजा मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। दूसरी चीज, पढ़ने के दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है जो आपको विकास के पथ पर ले जाती है, और उसका नाम है बच्चों अनुशासन। मैं मान्य शिक्षक बंधुओं से भी यह निवेदन करता हूं कि जीवन में यदि अनुशासन नहीं है तो फिर वह जीवन आपका लक्ष्यहीन है, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और YouTube पे पढ़ाने के दौरान जब लाइव चलता हूं मैं, तो मैं खास करके कमेंट सेक्शन अपना इसलिए खोला रहता हूं ताकि किसी बच्चे को कोई आवश्यकता हो तो पूछ ले। क्योंकि मेरा तो फोन नंबर भी आप लोगों के पास है, मैं अपना फोन नंबर भी इसीलिए दे रखा हूं ताकि आप लोग मुझे फोन करके पूछ सके। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है या मेरे द्वारा कोई गलती की गई है तो मुझे वो बता सके कि रविकांत जी आपने ये गलती किया है, इसको सुधार लीजिएगा। सोचिए, मैं प्रतिदिन ऐसे लगभग 150 से 200 फोन रिसीव करता हूं, बावजूद जब मैं पढ़ाने चलता हूं तो आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट उसमें करते हैं। क्षमा करिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, उन बच्चों को कह रहा हूं जो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, जो कमेंट बड़ा दुख पहुंचाते हैं, और इस वजह से मैंने लाइव सेशन लेने का इरादा त्याग दिया। लेकिन मैं अपने विषय पे आज भी कायम हूं, पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि ये मेरे अंदर की एक जिज्ञासा है कि मैं आपको पढ़ाऊं, ये मेरे अंदर का एक उत्साह है कि मैं आपको पढ़ाऊं, इसलिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो समय है, आज का जो अवसर है, उसका नाम है पंचलाइट। पंचलाइट पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है कि पंचलाइट बच्चों 5 नंबर का आता है। पंचलाइट कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है 2024-25 के लिए। जी हां दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले वर्ष भी 2024 की परीक्षा में केवल एक सेट ऐसा था जिसमें यह नहीं पूछा गया था, बाकी हर सेट में पंचलाइट से प्रश्न पूछे गए थे। तो पंचलाइट कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं यहां पे आया हूं। कहानी का पूरा सारांश, किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आप उन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, कौन कौन से ऐसे संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकेंगे, और उन प्रश्नों का उत्तर कैसे आप लिखेंगे तो संपूर्ण अंक यानी 5 में 5 अंक आप प्राप्त करेंगे। इस विषय की चर्चा हम लोग अगले 45 मिनट में करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं रविकांत महेंद्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी का हृदय की गहराइयों से अपने चैनल रविकांत महेंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ 2 छोटी सूचनाएं हैं। सूचना क्रमांक 1
कि अगर आप सभी हिंदी को लेकर के ज्यादा आशान्वित हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड का नियम है कि यदि हिंदी में फेल तो सब में, हाँ ये ध्यान रखिएगा। और हिंदी जो है बड़ी कठिन भी है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि गद्य अलग है, पद्य अलग है, संस्कृत अलग है, कहानी अलग है, खंड काव्य अलग है, हिंदी व्याकरण अलग है, संस्कृत व्याकरण अलग है, अपठित गद्यांश अलग है, निबंध पत्र लेखन, और ये बड़ी लंबी श्रृंखला है पूरी बनी बनाई। तो इसके लिए हमने एक उपाय बनाया है कि अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपको लाइव क्लासेस भी देते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस देते हैं, और एक एक कमेंट को पढ़ करके आपको पढ़ाते हैं मानो एकदम ऑफलाइन क्लास चल रही हो। लेकिन इसके लिए आपको रविकांत मित्र त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड करके लक्ष्य बैच ज्वाइन करना होगा। ये जो लक्ष्य बैच हमारे बगल में दिखाई दे रहा है, किधर इधर दिखाई दे रहा है, हाँ इधर इस साइड जो दिख रहा है लक्ष्य बैच आपका, इस लक्ष्य बैच में क्या दिखेगा आपको, 500 रुपए जो शुल्क है ये घटा के 400 रुपए कर दिया गया है, यानी 400 में आप ये लक्ष्य बैच अभी प्राप्त कर सकते हैं। 2 सितंबर से नया चालू हुआ है। जी हां बच्चों, अभी 2 सितंबर से बिल्कुल नया बैच चालू हुआ है, उसमें अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपका बैकलॉग नहीं है, लेकिन अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो भैया गारंटी कि 90 नंबर से कम आपका नहीं आएगा। 95, 96, 97, 98, 99 तक का इतिहास है अपना। दूसरी चीज कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूं इसके लिए मैंने अपनी खुद की एक पीडीएफ बुक भी तैयार की है, जो आपके पास है, जिस बुक से मैं अभी आपके सामने खोल के रखा हूं, पेज नंबर 61, पेज नंबर 62, जिस पर ये पंचलाइट का डिटेल है, पेज नंबर 61, 62। यह किताब भी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। यह मेरा खुद का बनाया हुआ एक पीडीएफ नोट्स है, न कि क्वेश्चन बैंक। जी हाँ मित्रों, ये एक पीडीएफ नोट्स है, न कि क्वेश्चन बैंक। यह भी उपलब्ध है। इसको भी मंगाने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां से आप हमारा बैच परचेज कर रहे थे, यानी गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मित्र त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड करके आप उसी से इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये कंप्लीट मेरा बनाया हुआ नोट्स A to Z आपके पास पहुंच जाएगी बाई पोस्ट। पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए सामान्य शुल्क 149 रुपए यानी 149 रुपीज ओनली आपके लिए प्रस्तावित है। तो आप इस किताब को भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं अभी पंचलाइट के बारे में आज यहां डिस्कशन करूंगा, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, सारा इसी पुस्तक से डिटेल आपको लेकर के चलूंगा। इस पुस्तक की विशेषता ये रही है, इस पुस्तक का जब पिछला पन्ना आप लोग देखेंगे, जिनके पास भी होगी, जिन्होंने मंगाया है, तो पिछले पन्ने पे आपको एक चीज मिलेगा, स्टेट टॉपर्स मेरे पास सबसे ज्यादा है। तो ये किताब आपके लिए बड़े काम की हो सकती है। अगर आप मंगाना चाहें तो आपका स्वागत है। मंगाने का तरीका वही है, गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मित्र त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड करिए, उस पर ये किताब दिखाई देगी, आप उसको ऑर्डर करिएगा। यहां से इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किताब आप तक भेज दी जाएगी। क्लियर? और किसी को कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उस पर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग 8 मिनट अपना बर्बाद कर चुके हैं। जी हां बिल्कुल, मैं शुरुआत के 10 मिनट बर्बाद करता हूं अपने बारे में बताने के लिए, और फिर जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो हम बीच में कोई बातचीत नहीं करेंगे, सीधे अंत में आएंगे बातचीत करने के लिए। तो पुनः मैं अपनी दोनों सूचनाओं को एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। YouTube पे अभी हमारी लाइव क्लासेस आपको नहीं मिल पा रही हैं, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, मैं हृदय की गहराइयों से माफी मांगता हूं। समस्या मैंने आपको बता दी कि क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ, उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प यह है कि एक तो ये बुक आपके लिए विकल्प बन सकती है, जो मात्र 149 रुपए की है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ पीडीएफ नोट्स है, नॉट अ क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, जो नोट्स आपको बनाना चाहिए क्लास को पढ़ाई के दौरान, वो क्लासरूम नोट्स मैंने आपके लिए बना रखा है। जिस नोट्स से मैं पढ़ाता हूं वह नोट्स पूरा मैंने छपवा दिया है और आप तक मैं भेज रहा हूं। 149 में अवेलेबल है। कहां मिलेगी? तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मित्र त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। इस किताब को आधार बना के जो मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसमें पर्सनल डाउट क्लियरिंग होता रहता है, एक एक पॉइंट्स को आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो बैच आपका 400 रुपीज में अवेलेबल है, जिसका नाम है लक्ष्य बैच फॉर 2024 एंड 25। ये लक्ष्य बैच में हर एक चीज A to Z कवर होगी परीक्षा के दौरान तक। ठीक है? और इस लक्ष्य बैच का पिछला इतिहास क्या रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे देते रहते हैं। ठीक है? तो ये साधारण सूचनाएं, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, निःशुल्क भी सारा कंटेंट रेडी है। इसके लिए बस अपने इस चैनल रविकांत मित्र त्रिपाठी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास जब पूर्ण होगी, जब पूर्ण हो जाएगी, और तब आप अनुभव करिएगा कि नहीं यार, सर ने मेहनत किया है, वीडियो अच्छा लगा, तो आप उसको लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो एक बार फिर से मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलते हैं अपने पॉइंट पे, जिसका नाम है पंच लाइट। क्लियर? इसका नाम क्या है?
पंचलाइट। पंचलाइट का मतलब क्या होता है भाई? अब आते हैं सीधे अपने पॉइंट पे, बिना किसी भूमिका के अब सीधे अपनी बात को सुनेंगे। यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पंचलाइट। क्लियर? आइए, फणीश्वर नाथ रेणु की यह एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी का मतलब होता है किसी एक अंचल में, अंचल का मतलब क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष को केंद्र में रख करके, एक गांव, एक कस्बा, एक शहर को केंद्र में रख करके यदि कोई कहानी लिखी जाती है तो उस कहानी को कहते हैं आंचलिक कहानी। यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी की क्या विशेषता है? तो जाति व्यवस्था पर यह कहानी बहुत तेजी से चोट करती है। तो कारण क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु ने बिहार में यह स्थिति देखी है कि हमारा जो बिहार की जो व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था है, वो जातियों में विभक्त होकर के एक दूसरे से ईर्ष्या भाव, वैमनस्य का भाव रखती है। दूसरा विषय इन्होंने उठाया है छुआछूत का। छोटी जाति से बड़ी जाति के लोग या बड़ी जात से छोटी जात के लोग एक आपस में छुआछूत का व्यवहार रखते हैं। यह नीची जात का है, इसके हाथ का पानी नहीं पीना, ये छोटी जाति का, इसके घर भोजन नहीं पाना, या उसके साथ उठना बैठा, तमाम सारी चीजें। इसके अलावा ग्रामीण परिवेश की कुछ और असाधारण साधारण कुरीतियां हैं। उन सारी कुरीतियों पर सीधा प्रहार करती है कहानी। यानी अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया कि पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आपके सामने है कि पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी है जो बिहार के ग्रामीण परिदृश्य को उल्लेखित करती है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने भारत के उस अंचल विशेष में, यानी उस क्षेत्र विशेष के रहने वाले लोगों की परस्पर मानसिक स्थिति का व्यावहारिक मूल्यांकन करते हुए उनकी जाति व्यवस्था के प्रति जो विचारधारा है को तोड़ने का प्रयास किया है। उनके बीच में जो छुआछूत की भावना बढ़ी हुई है, उस छुआछूत की भावना को भी उन्होंने ध्वस्त करने का प्रयास किया है। साथ ही फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में फैली हुई कुरीतियों पर बड़ा कड़ा प्रहार किया हुआ है। और जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस कहानी के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु जी को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। कुल मिलाजुला करके यह कहा जा सकता है कि यह कहानी जिस उद्देश्य से लिखी गई है, यह कहानी अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करती है। अगर यह स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला है, इस स्टेटमेंट को आप लिख पाते हैं तो बड़े भैया 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2023 की परीक्षा में यही प्रश्न पूछा था कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर अपना विचार प्रस्तुत करिए। प्रश्न समझिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई पंचलाइट कहानी पर अपने विचार प्रस्तुत करिए। तो यह ध्यान रखिएगा, यह जो मैंने अभी पीछे बोला ना, यदि इतना लिख पाने में आप सक्षम हो गए तो यकीन मानिएगा 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। और यह जो कंटेंट मैंने बोला है, यदि यह लिखित रूप में चाहिए तो आप बस हमारे सामने लक्ष्य बैच में आ जाइए, वहां पीडीएफ अवेलेबल है, या फिर 149 रुपए में आप इसको मंगा लीजिए, यह कंप्लीट पीडीएफ आपके पास मिलेगी। अब आते हैं अपनी कहानी पर। पहले कहानी को समझ लेते हैं। अगर हमारे सामने प्रश्न आ गया कि पंचलाइट कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर कीजिए, पंचलाइट की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, पंचलाइट की भाषा शैली को अपने शब्दों में स्पष्ट करिए, पंचलाइट की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करिए, ये सब चीजों के बारे में कैसे कर पाएंगे? इन सारी चीजों के बारे में वर्णन तभी हो पाएगा जब आपके पास कहानी का ज्ञान रहेगा। तो अपने सभी बड़े भाइयों का स्वागत करते हुए, अपने सभी छोटे बच्चों को आशीर्वाद देते हुए मैं सीधे चलता हूं कहानी के पास। आइए पंचलाइट कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं। एक प्रश्न आपका सॉल्व करा दिया मैंने, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। पंचलाइट कहानी, इसकी कथा वस्तु को समझते हैं, हाँ, इसकी भाषा शैली को समझते हैं, इसके विशेषताओं को समझते हैं, साथ ही नायक और नायिका का चरित्र चित्रण भी साथ साथ हम लोग समझेंगे। पहले पूरी कहानी को समझते हैं। पूरी कहानी को समझने से पहले जान लें पंचलाइट क्या है। तो पंचलाइट है पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स आप गूगल पे सर्च करिएगा, पेट्रोमैक्स मिल जाएगा। पुराने जमाने में केरोसिन ऑयल से चलने वाली एक बड़ी लालटेन जो ज्यादा रोशनी फैलाती थी। शादी विवाह बड़े कार्यक्रमों में पंचलाइट यानी गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ जगहों पर उसको गैस बोलते थे, कुछ जगहों पे पेट्रोमैक्स बोलते थे। तो उस चीज का नाम है पंचलाइट। हुआ क्या है, पंचलाइट खरीदा गया है
और खरीदे जाने के बाद उसको जलाने की समस्या आई है। और आपको भी पता और हमें भी पता है कि जब जीवन में कोई समस्या आती है तो उस समस्या को सॉल्व करने वाला ही हीरो कहलाता है। ये एकदम ध्यान रखिएगा, जीवन में अगर आपको अपने आप को प्रतिष्ठा दिलवानी है, यदि आपको इज्जतदार बनना है, यदि समाज में आपको इज्जत कमानी है, तो जीवन में कोई ना कोई समस्या आनी जरूरी है। समस्या आएगी, उस समस्या को आप सॉल्व करेंगे और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आप हीरो बन जाएंगे। आपको क्या लगता है, रावण को मारने की वजह से राम की पूजा होती है? अगर रावण जैसी समस्या देश के सामने नहीं होती तो राम जी जैसा आपको एक महापुरुष नहीं मिलता। सत्य कह रहा हूं, असत्य कह रहा हूं? कंस जैसी समस्या अगर समाज के सामने नहीं आई होती तो कृष्ण जैसा महापुरुष हमको और आपको नहीं मिलता। इसलिए जीवन में समस्या आनी जरूरी है। लोगों के ऊपर समस्या आती है, लोग घबरा जाते हैं। एक कथन है ना कि लोगों के ऊपर जब समस्या आती है तो लोग क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिखर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो निखर जाते हैं। समस्या आना जरूरी है। पंचलाइट खरीदी जाती है, खरीदे जाने के बाद समस्या आती है पंचलाइट को जलाने की, और बस पंचलाइट को जलाया जाता है, सारी समस्या खत्म, कहानी भी खत्म। बस इतनी सी कहानी है। पंचलाइट की खरीदारी, पंचलाइट को जलाने की समस्या, पंचलाइट को जलाया जाना, कहानी खत्म और पूरा का पूरा परिस्थिति साफ एकदम उजला हो गया है। इसी बिंदु को हम अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले उस बिंदु को उठाते हैं कि पंचलाइट की खरीदारी, यानी पंचलाइट जिसको हम लोग पेट्रोमैक्स कहते हैं, इसकी खरीदारी कैसे हुई है? गांव है, गांव में कई सारी जातियां अलग अलग टोला बना करके निवास करती है। गांव में कई सारी जातियां हैं जो अलग अलग टोला बना करके निवास करती हैं। मैं इसी किताब को आधार बना के चल भी रहा हूं, और मैं इसलिए भी चल रहा हूं क्योंकि मुझे भरोसा है कि यह किताब 2023 में लगभग 90-92 और 2024 में तो 97-98 नंबर तक लोगों को दिलवा चुकी है। इसलिए इस किताब को भरोसा में ज्यादा मैं लेके चल रहा हूं। तो कहा कि गांव में विभिन्न प्रकार की टोलियां हैं, कई जातियां हैं, जातियां अलग अलग टोला बना के रखती हैं। उसी में एक टोली है महतो टोली। नाम क्या है? महतो टोली। यह महतो टोली यानी हरिजन बस्ती। महतो टोली का तात्पर्य समझिएगा, महतो टोली यानी हरिजन बस्ती। गांव की जो हरिजन बस्ती है, उस हरिजन बस्ती के पास अपना खुद का पंचलाइट नहीं है। बाकी जो अन्य टोलियां हैं, ब्राह्मण टोली उनके पास भी अपना है, राजपूत टोली उनके पास भी अपना है, बनिया टोली उनके पास भी है, हरिजन बस्ती के पास नहीं है, गरीबी ज्यादा है। फिर भी 15 महीने से दंड और जुर्माने का पैसा जमा किया गया है गांव में। उस टोली यानी हरिजन बस्ती जो महतो टोली है, उसमें जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, गलती करता है, तो उसके ऊपर दंड लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, उससे कुछ पैसे वसूले जाते हैं। तो ये दंड और जुर्माने के पैसे वसूल करके, ध्यान दीजिएगा, कितने दिनों के? 15 दिनों का दंड और जुर्माना का पैसा वसूला गया है। और उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, रामनवमी, क्षमा करिएगा, दशहरा नहीं, रामनवमी, रामनवमी के मेले में इस बार पंचलाइट खरीदी गई है। 15 महीनों से दंड और जुर्माना का पैसा कलेक्ट किया गया है, रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीदी गई है। जो भी पैसा ये लोग सोच के गए थे कि इतने पैसे में पंचलाइट खरीदी जाएगी, उसमें से 10 रुपया बच गया है, ऐसा रेणु जी ने बताया। और यह जो 10 रुपया बच गया है, इससे पूजा पाठ की सामग्री खरीदी गई है। ये देखिए, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हम राफेल भी खरीदने जाते हैं फ्रांस में ना, तो पहले नींबू रख के उसके पहिया के नीचे पहले नींबू तोड़ते हैं, उसके बाद राफेल लेके आते हैं। ये भारत की अपनी सांस्कृतिक मतलब क्या कहते हैं, विरासत है। चंद्रयान 3 लॉन्च करने के पहले एस सोमनाथ जैसा वैज्ञानिक, यार भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है ना, इसरो का चीफ है, वो भी तिरुपति बालाजी मंदिर में अपने सारे साथियों के साथ जाकर के पहले पूजा करते हैं, फिर आकर के चंद्रयान 3 को लॉन्च करते हैं। सोचो, ये भारत है। ये हमारे यहां पंचलाइट खरीदी गई है, 10 रुपया बचा है, 10 रुपए से पूजे पाठ की सामग्री खरीदी गई है। सारे के सारे लोग पंचलाइट लेकर के लौटते हैं। जो छड़ीदार है, छड़ीदार मतलब चौकीदार, छड़ी मतलब जो छड़ी लेके चलने वाला, जो सिपाही चौकीदार है गांव का, उसका नाम है अगनू महतो। यह अगनू महतो पंचलाइट का डिब्बा सिर पे रखता है, सबसे आगे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे सरदार चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे दीवान चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे पंच लोग, यानी जो साथ के लोग थे, जो लोग भी खरीदारी करने गए थे, सब पीछे पीछे हैं। जो छड़ीदार यानी जो चौकीदार है, वो माथे पे पंचलाइट का डिब्बा लेके आगे आगे चल रहा है। जैसे ये लोग गांव में पहुंचते हैं, गांव में इन लोगों के पहुंचने के पहले ही शोर हो चुका है, अरे आज तो पंचलाइट आ रहा है, आज तो अपना पंचलाइट खरीदाने गया है। गांव के सभी लोग जो है वो सरदार के दरवाजे पर जुटे हुए हैं।
ठीक है। और जो भी रास्ते में घटना घटी थी वो सारी की सारी घटना ये लोग खूब समझाते हुए वहां पे लोगों को बैठाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आग्रह करते हैं कि ऐसा है, पूजा पाठ की तैयारी करो, अपना पंचलाइट आया है, पहले पूजा पाठ होगा, फिर पंचलाइट जलेगा और पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन किया जाएगा। ठीक। अब एक हेडिंग और मैंने आगे जनरेट किया कि महतो टोली में उत्साहपूर्ण वातावरण। महतो टोली में उत्साहपूर्ण वातावरण क्या है? महतो टोली की स्थिति वर्तमान में, तो गांव में जैसे ही पंचलाइट आया है, औरतें, बड़े, बूढ़े, बच्चे सब के सब उत्साहित हो गए हैं। गांव का जो छड़ीदार है, कौन? अगनू महतो, जो पंचलाइट का डिब्बा सिर पे लेके आया है, वो सबको चेतावनी देता, हाँ हाँ दूर से छूछा मत करो, ठेस न लगे। इस तरह से वो लोगों को हिदायत देते हुए पंचलाइट से दूर रहता है। रास्ते भर में अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ कि हम लोग जब दुकान पे गए तो दुकानदार ने सबसे पहले सुनाया पूरे 5 कोई 5 रुपया, 1 कोई 20 रुपया, 5 कोई 5 रुपया, यानी कितना रुपया हुआ? कमेंट करिए जल्दी से। दुकानदार ने सुनाया 5 कोई 5 रुपया। सरदार कहे, अरे हमको हमारी आंख के आगे धुरखेल करता है, मतलब हमको बेवकूफ बनाता है? अरे बहुत बहुत पंचलाइट देखे हैं। कहा, अच्छा आप जात के सरदार हो के खुद ही पंचलाइट खरीदने आए हैं, तो चलिए आपको पूरे 5 कोड़ी में दे रहे हैं। 5 कोड़ी का मतलब 5 कोड़ी यानी 100 रुपए में देते हैं। कहा कि 5 कोड़ी 5 रुपए की जगह पे केवल 5 कोड़ी यानी 5 रुपए का छूट कर देते हैं, 100 रुपए में दे देते हैं। 100 रुपए में बेचारे पंचलाइट लेके आते हैं। ये सारी बात गांव वालों को बैठ के अपने उत्साह में ये लोग बताते हैं कि गांव वाले हमको श्रद्धा की नजर से देखें कि देखो ये सरदार जी हमारे कितने महान हैं कि 105 रुपए का पेट्रोमैक्स केवल 100 रुपए में खरीद के लाए हैं। खैर, ये तमाम सारी वहां की स्थितियां बनती हैं, सबको समझा बुझा करके लोग बैठाते हैं, सब कुछ चलते हैं। पूरा का पूरा जो महतो टोली का वातावरण है वो उत्साह से भरा हुआ है कि हा अपना पंचलाइट आया है। रेणु जी ने वहां पे एक चीज और कोट किया है कि आज गांव में किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। राम 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 राम। ये ढिबरी क्या है? ढिबरी होता था पुराने जमाने में, जब बिजली की इतनी उपलब्धता नहीं थी तो शीशी होती थी, शीशी बोतल, उसमें केरोसिन का तेल भरा जाता था और कपड़े की बत्ती बना के ढक्कन में छेद करके डाल दी जाती थी, ऊपर जला दी जाती थी और वो जलती रहती थी रात भर। ढिबरी। कहा आज गांव में किसी ने अपने दरवाजे पे ढिबरी भी नहीं जलाई थी। अरे यार पंचलाइट आया है, पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन जलाता है भाई? तो आज कोई ढिबरी भी नहीं जलाया हुआ। पूरा का पूरा महतो टोली शांति के साथ अब इंतजार कर रहा है कि अब जो है पूजा पाठ की सारी सामग्री चौकी पे बैठा दी गई है, पूरा आंगन लीप दिया गया है। कीर्तनिया लोग जो हैं, कीर्तन करने वाले जिनको हरे रामा गाने की नियुक्ति दी गई थी, वो सब के लोग ढोल झाल करताल लेके बैठे हैं। कीर्तनिया लोगों का जो मूलगायन है, मूलगायन शब्द प्रयोग किया है फणीश्वरनाथ दीजिए, मूलगायन माने मुख्य गायक, वो कहता है भाई देख लो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा, अगर किसी ने आखर धरने में डेढ़ बेढ़ किया तो कल से एकदम बैकाट। अब ये शब्द क्या है? ये जो शब्द हैं ये फणीश्वरनाथ रेणु की विशेषता को शो करते हैं कि अंग्रेजी के शब्दों को उन्होंने अंचल में कितना बढ़िया प्रयोग किया। आखर धरने में डेढ़ बेढ़ हुआ मतलब यदि कहीं गाना पकड़ने में गड़बड़ाया, यदि स्वर गड़बड़ हुआ तो कल से बैकाट, कल से कल तुम लोग को टीम में नहीं लेके आऊंगा, भगा दूंगा। सब अपने मूंछों पे ताव देते हुए बैठे हैं कि बस बस पंचलाइट जले और बस शानदार कीर्तन चालू हो, पूजा पाठ सब कुछ रेडी है। गुलरी काकी है उस गांव में सबसे बूढ़ी महिला, वो क्या कर रही हैं? वो बैठ करके गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। गोसाई का गीत मतलब भगवान का गीत, गोसाई माने भगवान, वो भगवान के गीत आप लोग सुने होंगे ना। अरे जब कभी हमारे घर कोई यज्ञ हवन पूजन होता है तो नहीं गीत बजाए जाते हैं, भगवान के गीत भजन वजन जो चलते रहते हैं। और खास करके महिलाओं का गीत क्या होता है? कोई गीत याद है भगवान का? निमिया के डाढ़े मैया लावे लो आसनवा के झूले झूले ना, ये वाला सुने हैं? इस तरह के जो लोक गीत होते हैं देवताओं के भजन और रिझाने के लिए, उनको क्या गोसाई का गीत, गुलरी काकी इस तरह के गोसाई का गीत गाने लगी, कुछ लोगों को महिलाओं को जुटा करके। लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। ऐन मौके पे क्या हो गया? लेकिन लग गया। क्यों? क्योंकि आ गई समस्या। कौन सी समस्या? सब कुछ तो ठीक है,
इस पंचलाइट को जलाएगा कौन? भाई खरीद के तो आ गया, पूजा पाठ की सामग्री आ गई, कीर्तन वाले भी आ गए, लिपा गया, सब कुछ मेंटेन वर्क के डन, जलाएगा कौन? यह बात तो उस समय दिमाग में आई ही नहीं। अब यहां पे अगली हेडिंग मैंने बनाया है, पंचलाइट को जलाने की समस्या। पंचलाइट को जलाने की समस्या क्या हुआ? महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि इस पंचलाइट को जलाएगा कौन? क्यों? क्योंकि पूरी टोली में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पंचलाइट जलाने आता हो। आज किसी भी घर में किसी ने ढिबरी भी नहीं जलाई है। क्यों? क्योंकि सबको यह पता है यार पंचलाइट जलेगा, इतनी रोशनी होगी, ढिबरी कौन जलाता है आज। लिहाजा कोई अपने गांव में, अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाया है। अब सब लोग पंचलाइट को जला हुआ देखना चाहते हैं और पंचलाइट नहीं जल रहा है, सबके चेहरे उतर जाते हैं, सबके चेहरे उतर जाते हैं। और सुनिए, पंचलाइट के न जलने की खबर सुनकर के यह जो ईर्ष्या देश और ग्रामीण परिवेश की कहानी वो समझिएगा, बाकी टोले के लोग हंसी मजाक और मतलब क्या क्या कहे बनाना शुरू करते हैं। लिखा है इन्होंने, क्या लिखा फंक्शन नारायण जी ने? पंचलाइट खबर जब पता चलती है पंचलाइट नहीं जल पा रहा है तो राजपूत टोली के लोग, ब्राह्मण टोली के लोग, इतना ही नहीं, अरे बनिया, रुदल शाह बनिया का नाम लिया है, वो सब के सब लोग मजाक बनाना शुरू करते हैं। कोई कहता है, रुदल शाह बनिया ने कहा था, अरे पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से देना, वो अलगे मजाक बना रहा है। ब्राह्मण टोले के फुटंगी झां हैं, वो कहते हैं अरे लालटेन कितने में खरीद के लाए। हाँ, राजपूत टोली के लोग कहते हैं कान पकड़ करके पंचलाइट के सामने उठो बैठो, पंचलाइट जलने लगेगा। कुल मिला जुला के बाकी टोलियों के लोग जो है इस महतो टोली का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और महतो टोली के लोगों का सबका चेहरा क्या हुआ है? उतर गया है। सरदार एक निर्णय लेता है। सरदार ने निर्णय क्या लिया? लोगों ने राय दिया कि राजपूत टोली में पंचलाइट जलाने वाले लोग हैं, उनको आता है पंचलाइट जलाने, ब्राह्मण टोली में भी पंचलाइट जलाने वाले लोग हैं, उनको आता है, बनिया टोली में भी पंचलाइट है, वहां पे जलाने वाले होशियार हैं, तो किसी को बुला के नहीं हो सकता, किसी को बुला के अपना जलवा लो। कहा ना, पहली बार पंचलाइट, वो भी नेम टेम करके, यानी पूजा पाठ करके, और दूसरे के हाथ से जलेगा ना, इससे बढ़िया तो पंचलाइट बिना जले पड़ा रहे। वही मनस्य देखिएगा, ईर्ष्या भाव देखिएगा, क्या कहा? इससे तो बढ़िया पंचलाइट बिना जले पड़ा रहे, हम दूसरे के हाथ से तो नहीं जलवाएंगे। अब क्या करें भाई, क्या किया जाए? उपाय। अब यहां पे आता है उपाय। पंचलाइट को जलाने के लिए गोधन का बुलाया जाना, ये अगली हेडिंग है। ये गोधन कौन है? यही हीरो है इस कहानी का। अब इस हीरो की एंट्री कैसे होती है, इसकी परिस्थिति को समझिए। जो गुलरी काकी हैं, जो गोसाई का गीत गा रही थी, उन गुलरी काकी की बेटी है जिसका नाम है मुनरी। गुलरी काकी की बेटी का नाम क्या है? मुनरी। यह जो मुनरी है और वह जो गोधन है, दोनों के बीच में कुछ है। ठीक, गोधन दूसरे गांव से आके बसा है, इस गांव का निवासी भी नहीं है। जिस गांव का यह मैटर है उस गांव का निवासी नहीं है गोधन। गोधन किसी और गांव से आकर के बसा है, लेकिन यहां इस गांव में आने के बाद मुनरी से उसको प्रेम हो गया है। मुनरी को देख करके वो सलम सलम वाला सलीमा का गाना गाता है। हाँ, अब भाई अपने आंचलिक भाषा में उन्होंने सलम सलम लिखा है, कोई सनम सनम करके कोई सिनेमा का गाना होगा, कहा सलम सलम वाला भोजपुरी का गाना गाता है। अब इस बात की शिकायत मुनरी ने गुलरी काकी से की, इस बात की शिकायत गुलरी काकी ने पंचों से की, और पंचों ने मिलकर के गोधन के ऊपर जुर्माना लगा दिया। गोधन ने जुर्माना नहीं दिया। जब नहीं दिया तो क्या हुआ? उसका हुक्का पानी बंद। हुक्का पानी बंद मतलब उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। यानी उस टोली में कोई भी आयोजन होता था तो उसमें गोधन को शामिल नहीं किया जाता था। गोधन को उस जाति से, उस व्यवस्था से बाहर कर दिया गया था उसी जाति बिरादरी का। लेकिन चूंकि पंचों को कभी कुछ घूस घास खाने पीने के लिए भी नहीं देता था, जुर्माना भी नहीं दिया, आरोपित भी था, लिहाजा उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। मुनरी जानती है कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है। मुनरी को यह बात पता है कि गोधन जो है एक्सपर्ट है पंचलाइट जलाने में, लेकिन स्त्री सुलभ लज्जा और संकोच,
मुनरी को इस बात के लिए रोक रहा है, बताए कैसे कि गोधन जानता है, कहे किससे? माता जी से कहेगा तो पटक के कूट देंगी, क्यों? यही शिकायत की थी। सत्य है कि नहीं सत्य है? सरदार से कैसे बतावे? समस्या बड़ी है। अब मुनरी क्या करती है, अपनी सहेली जिसका नाम है कनेली, उसको यह बात बताती है कि कनेली, गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। कनेली कहती है सही बोल रही हूं, गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। कनेली कहती है जानता है तो हम क्या करें? अगर वो जानता ही हो तो हम कर क्या लें? क्या उपाय है? फिर बेचारी मुनरी एक बार उसको कहती है कि तू कह तो सरदार से, एक बार रिक्वेस्ट तो कर, सरदार को बता तो दे कि गोधन जानता है पंचलाइट जलाना, एक बार बुलवा के देख ले। खैर कनेली यह बात जा करके सरदार को बताती है। ठीक, कनेली यह बात जा करके क्या होता है, पंच सारे बैठ के सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, और चिंतन करने के बाद यह निर्णय लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, है तो गोधन अपनी ही जाति का ना, गोधन को बुलवाया जाए और बुलवा करके पंचलाइट जलवा लिया जाए। छड़ीदार को भेजा जाता है, जाओ बुला ला गोधन को। छड़ीदार जाता है गोधन को बुलाने, लेकिन गोधन आने से इनकार कर देता है। छड़ीदार जाता है गोधन को बुलाने, लेकिन गोधन आने से इनकार कर देता है, कहता है कि जिस दिन बहिष्कृत की थे उस दिन नहीं जाने, आज गरज पड़ी तो बुलाने आए, भगो यहां से, हम नहीं आ रहे। गोधन ने भगा दिया छड़ीदार को। बेचारा छड़ीदार आ गया मुंह उदास किए हुए, सरदार नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? अरे सर वो मना कर रहा, कह रहा जिस दिन भगाए थे उस दिन नहीं जान रहे थे, आज गरज पड़ी तो बुला रहे हो, नहीं आता। गुलरी काकी गांव की सबसे वृद्ध महिला है, कहती है रुको मैं देखती हूं। गुलरी काकी उठ के जाती हैं और गोधन को लिवा के आती हैं। ये गोधन के अंदर का चरित्र है कि अपने से बड़े का सम्मान करना। गुलरी काकी की ही शिकायत तो जाति बहिष्कृत हुआ था ना, इसमें तो कोई संकोच नहीं है, सत्य है नहीं बात, इसी गुलरी काकी पे। लेकिन गुलरी काकी इतनी उम्र दराज है, बूढ़ी है, गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं, तो गुलरी काकी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए। गोधन उधर से आता है। अब हम यहां पे अगली हेडिंग बनाते हैं, गोधन के द्वारा पंचलाइट को जलाना। गोधन पंचलाइट जलाने के लिए आता है, और जैसे ही पंचलाइट जलाने के लिए आता है तो कहता है थोड़ा स्पिरिट चाहिए। स्पिरिट काहे लिए चाहिए? जो उसका मेंटल है उसको स्पिरिट में भिगाएंगे तभी तो उसको जलाएंगे, तब ना नीचे से केरोसिन आएगा। क्योंकि पेट्रोमैक्स को जलाने की एक कलाकारी है कि उसको स्पिरिट या पेट्रोल में पहले भिगाना पड़ता था। अब बेचारे फिर हालत खराब, ये बात तो किसी के दिमाग में आई ही नहीं, स्पिरिट तो आया ही नहीं है। अब रात हो चुकी है, चारों तरफ घुप अंधेरा है। अब गांव में सोच लीजिए बाजार कितना दूर होता है, गांव के रहने वाले लोग जानते होंगे बाजार कम दूर नहीं होता है। और जिस जमाने की कहानी लिखी गई उस जमाने में तो हफ्ते हफ्ते में बाजार लगता था। सोच लीजिएगा पंचलाइट, आजकल तो मार्केट ऐसा हो गया कि चलो भैया मोटरसाइकिल उठाओ जाके खरीद लाते हैं। उस जमाने में, जिस जमाने की ये कहानी है, उस जमाने में सोचो पंचलाइट खरीदने के लिए लोग रामनवमी का मेला और दशहरा के मेला का इंतजार करते थे कि मेला में आएगा तो खरीदा जाएगा। साल में एक बार दो बार अवसर आता था। अब बताओ भैया स्पिरिट तो है ही नहीं, क्या करें? लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है। गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। बस थोड़ा सा गरी का तेल ला दो, बस थोड़ा सा गरी का तेल ला दो। गरी का तेल मतलब नारियल का तेल, थोड़ा सा नारियल का तेल ला दो, बस अपना काम चल जाएगा। बस एक मलसी गरी का तेल आता है, मलसी माने लकड़ी की कटोरी, मलसी माने लकड़ी की कटोरी। बस गरी का तेल आता है और उस गरी के तेल के माध्यम से उपयोग करके गोधन पंचलाइट जला देता है। धीरे धीरे पंप जैसे जैसे देता चला जाता है, पंचलाइट की जो रेशमी थैली है उसमें प्रकाश आने लगता है, और थोड़ी ही देर में पंचलाइट के उजले प्रकाश से पूरी टोली जगमगा उठती है। जब पंचलाइट का प्रकाश चारों तरफ खिलता है, पूरी की पूरी महतो टोली एकदम खिलखिला उठती है, सबके चेहरे एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। कीर्तन मंडली के लोग अपना कीर्तन प्रारंभ करते हैं और एक साथ बोलते हैं बोलो महावीर स्वामी की जय। ऐसा कह करके वो लोग कीर्तन प्रारंभ करते हैं। और यहां पर मैटर क्या है? गोधन ने अपनी कलाकारी से, अपनी होशियारी से, अपने पंचलाइट जलाने के स्किल से, ज्ञान से, कौशल से सबका दिल जीत लेता है। लिहाजा पंचों द्वारा गोधन को माफ कर दिया जाता है। अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग है इस कथा वस्तु की,
पंचों के द्वारा गोधन को माफ करना, पंचों के द्वारा गोधन को माफ करना। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जलाया था उसकी तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है किसी के पास। क्यों? एक तो पंचलाइट जलाया जो कोई जलाने वाला नहीं था, तो अपने आप में तो हीरो है ये गांव का। नंबर 2, स्पिरिट नहीं है फिर भी जलाया है गरी के तेल से। सोचिए, डबल समस्या से निवारित किया इसने। एक समस्या नहीं थी, दो समस्याएं थी, दोनों समस्याओं का निवारण किया है। लिहाजा क्या हुआ, लोगों के जो दिलों का मैल है ना वो दूर हो जाता है। यानी गोधन से जो लोगों के मन में वैमनस्य था, गोधन के प्रति जो लोगों के मन में जो बुरा भाव था वो समाप्त हो जाता है। और मुनरी, हाँ, वो तो अलग प्रसन्न है। हाँ, यही, हाँ यार, मतलब किसी ऐसे वैसे आदमी से मैं प्रेम नहीं करती हूँ, बहुत होशियार आदमी से मैं प्रेम करती हूँ। मुनरी को अपने अंदर अलग गर्व है कि मेरा जो प्रेम है, यानी जो मेरा प्रिय है गोधन, वो बड़ा होशियार है। आज पूरे गांव की इज्जत बचा लिया इसने, मेरे पूरे टोले की इज्जत बचा लिया इसने। मुनरी भी बड़ी हसरत और बड़ी प्रेम भरी निगाह से गोधन की ओर देखती है। सरदार गोधन को बुलाता है। सरदार जिसने गोधन को निष्कासित किया था, गोधन को बुलाता है, बड़े प्रेम से अपने पास बैठाता है, गोधन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, गोधन, आज तुमने जाति की इज्जत रखी है, आज तुमने अपने जाति की इज्जत बचाई है, लिहाजा तुम्हारा 7 खून माफ। 7 लोगों का खून कर दोगे ना तब भी तुम्हारे पर आरोप नहीं, 7 खून तुम्हारा माफ है। मतलब 7 लोगों का मर्डर कर दो तुम्हारा माफ है। ये भोजपुरी की कहावत है, 7 खून माफ होना, यानी कि कोई भी अपराध करो तुमको दंड नहीं लगेगा। कहा तुमने आज जात की इज्जत बचाई है, लिहाजा तुम्हारा 7 खून माफ। गोधन, लिहाजा होता क्या है, गोधन भी प्रसन्न हो जाता है और अंत में गुलरी काकी जो है वह गोधन को आमंत्रित करती हैं। गोधन, आज रात को मेरे घर पे खाना। गोधन, आज रात को भोजन कहां करना, मेरे घर पे करना। गुलरी काकी ने निमंत्रण दिया, हाँ, कि गोधन आज मेरे घर पे खाना। जैसे ही गोधन और मुनरी की नजरें आपस में मिलती हैं, रेणु जी ने लिखा है कि दोनों की आंखें झुक जाती हैं और कहानी यहां आके कंप्लीट हो जाती है। कहानी में क्या हुआ, सबसे पहले इस कहानी का शुरुआत कहां से हुआ है और कहानी का अंत कितना बढ़िया हुआ है। सुखांत कहानी है। यह कहानी समझा करके, समझ करके अगर हम लोग रखेंगे तो निश्चित रूप से 5 नंबर हमारा कहीं गया नहीं है। बोलिए, अगर प्रश्न पूछा जाए तो निकाल ले जाएंगे। अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं। पंचलाइट की कहानी की समीक्षा कर लेंगे, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना कर लेंगे। अब एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिस प्रश्न में यह पूछा जाता है कि पंचलाइट कहानी के नायक अथवा नायिका का चरित्र चित्रण करिए। पंचलाइट कहानी के नायक अथवा नायिका का चरित्र चित्रण करिए। तो पंचलाइट कहानी का जो नायक है वो कौन है, कहिए। पंचलाइट कहानी का जो नायक है वो कौन है। पेज नंबर 63, मेरी किताब जो है आपके पास अगर है तो पेज नंबर 63 पे रहिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, पंचलाइट कहानी का प्रमुख नायक कौन है। तो पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र है गोधन। अब गोधन के बारे में हम लोगों ने डिटेल किया है, कुछ हेडिंग्स मैंने बनाई है। 5 नंबर का मैटर है, 80 शब्द में लिखना है, यानी 1 पेज आपको परीक्षा की कॉपी का भरना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि रेणु जी की जो आंचलिक कहानी है उसमें ग्रामवासियों की मन स्थिति की वास्तविक झलक दिखाई देती है। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो है गोधन, जिसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्रमांक 1, युवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति। गोधन एक मनचला और अल्हड़ युवक है, अपने मन का करता है, उसको किसी तरह के बंधन में रहना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि युवावस्था की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं, यानी प्रेम का प्रदर्शन करना, किसी की बात को साधारण तरीके से स्वीकार न करके अपने मन वाली करना, यह गोधन की प्रवृत्ति में शामिल है। तभी तो मुनरी को देख करके सलम सलम वाला सलीमा का गाना गाता है। ये युवक की एक स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो गोधन के अंदर विद्यमान है। दूसरा हेडिंग क्या है, गुणवान व्यक्तित्व। गोधन एक गुणवान व्यक्ति है। जहां पर पूरे जाति में कोई भी व्यक्ति पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था, आखिर गोधन ने कहीं ना कहीं पंचलाइट जलाना सीखा तो होगा। अर्थात किसी भी कार्य को सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसके अंदर है। ऐसी चीज जिसकी हमको कभी आवश्यकता पड़ी चाहे न पड़ी, भविष्य में पड़ेगी कि न पड़ेगी, लेकिन यह कार्य अगर है तो हमें सीख लेना चाहिए। यह गोधन की एक विशेषता है।
अगर हम आपसे कहें कि हमारे और आप में से कितने लोगों को मोटरसाइकिल चलाने आता है, हम में और आप में से कितने सारे लोगों को भोजन पकाने आता है, हम में से आप में से कितने सारे लोगों को गाय का दूध निकालने आता है, हम में से आप में से कितने सारे लोगों को खेत में जा करके कुदाल चलाने आता है, हम में से और आप में से कितने सारे लोगों को अमुक काम करने आता है। कुछ ही लोगों के हाथ उठेंगे, सबके हाथ हर विषय पे नहीं उठेंगे। लेकिन सोचिए, गोधन एक गुणवान व्यक्तित्व का व्यक्ति है, अर्थात तो वह जानता है कि पंचलाइट कैसे जलाया जाता है। यद्यपि गोधन को तो नहीं पता था कि कल को पंचलाइट खरीद के आ जाएगा और हमको जलाना पड़ेगा, चलो सीख लेते हैं। नहीं, अवसर मिला है, उसने सीख लिया। यानी गोधन एक गुणवान व्यक्तित्व का अभिमानी है। गोधन कैसा है? स्वाभिमानी है। अगला हेडिंग है स्वाभिमानी। गोधन अपना स्वाभिमान इतना मजबूत रखता है कि जब छड़ीदार अग्नु महतो बुलाने जाता है तो गोधन नहीं आता है, कहता नहीं आऊंगा, गरज हो जो मन करे वो करा लेना। अपने स्वाभिमान के प्रति वो सशक्त है। लेकिन वही गोधन कैसा है? अपने समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील है। वही गोधन गुलरी काकी के बुलाने पे दौड़ता चला आता है। जैसे ही गोधन को पता चलता है आज हमारे समाज की इज्जत खतरे में है, जैसे ही गोधन को पता चलता है आज हमारे जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है, जैसे ही गोधन को पता चलता है कि अगर आज पंचलाइट नहीं चला तो कल पूरे गांव में हम लोग के मुंह पे कालिक पुत जाएगी, गोधन कहता है तुरंत चलता हूं। यह गोधन की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, सामाजिक प्रतिष्ठा पर बहुत संवेदनशील है। गोधन एक निर्भीक व्यक्तित्व का स्वामी है। गोधन की अगली विशेषता क्या है? गोधन निर्भीक है। समाज के द्वारा दिए गए दंड को वह एकदम निर्भीकता के साथ स्वीकार करता है। गोधन कभी भी डरता नहीं है किसी से। और सबसे अंत में बात कहूंगा कि गोधन कैसा है? बहुत ही ज्यादा गुणवान है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी है, लेकिन अपने सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति हिमायती होने के नाते एक नायक के संपूर्ण गुण मौजूद हैं। और निश्चित रूप से गोधन जैसे पात्र को ही कहानी का नायक होना चाहिए। अगर इस प्रकार आपने उत्तर दिया तो 5 नंबर आपका है। कहिए दे लेंगे? पीडीएफ के लिए चिंता मत करिए। देखो भैया, पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं, जहां से बोल रहा हूं, मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, यह पीडीएफ नोट्स के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। ये पूरी तरह से प्रिंटेड है। ये मेरा खुद का अपने हाथ का बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स है। जिन बच्चों के पास है तो प्लीज वो कमेंट में बता दो कि हाँ है, और जिनके पास नहीं है, मंगाने का तरीका है कि नीचे रविकांत त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड करके इस पीडीएफ नोट्स को आप मंगा सकते हैं। यह पीडीएफ नोट्स मतलब मैं क्या बताऊं उसको, अगर आपके पास है तो परीक्षा में आपको 90 नंबर से कम नहीं आएगा। केवल ये आपके पास है, और यदि इसको आपने पढ़ डाला है तो। अब भैया किताब ले लिए हैं, पढ़वे नहीं किए हैं, तो उसके दोष आप रविकांत नहीं देंगे। लेकिन यह किताब इतनी पावरफुल है कि अगर इस किताब को आप पढ़ लेते हैं मन से तो 90 नंबर से कम नहीं आएगा। अब अंत में एक क्वेश्चन और हमसे डिस्कशन कर लीजिए। 4 क्वेश्चंस को लेकर के आज की क्लास में चलाया था। क्वेश्चन मेरा पहला था कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, जिस पर शुरुआत में हम लोगों ने डाला। फिर अगला आया था कहानी की कथा वस्तु और कहानी की समीक्षा, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तीसरा प्रश्न था कि इस कहानी के नायक का चरित्र चित्रण करिए, जिस पर अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, क्या पता पूछ दे कि इस कहानी के नायिका का चरित्र चित्रण करिए, तो क्या करेंगे? तो इस कहानी की नायिका है मुनरी। इस कहानी की नायिका कौन है? मुनरी, गुलरी काकी की बेटी। तो पंचलाइट कहानी की जो प्रमुख स्त्री पात्र है उसका नाम है मुनरी। मुनरी की कुछ स्वाभाविक विशेषताएं हैं जिनको हम इस प्रकार निर्देशित कर सकते हैं। पहला हेडिंग बनाइए, लज्जाशील व संकोची। मुनरी गांव में निवास करने वाली एक साधारण लड़की है। मुनरी गांव में निवास करने साधारण लड़की है, बहुत ही लज्जाशील संकोची प्रवृत्ति की है। गांव में पंचलाइट जलाने की जब समस्या आती है, मुनरी को पता है कि गोधन को पंचलाइट जलाने आता है, लेकिन मुनरी लज्जा और संकोच के वशीभूत सरदार से यह बात नहीं कहती, समाज में खड़े होकर के सबके सामने यह बात नहीं कहती, बल्कि अपनी सहेली को धीरे से बात बता देती है। कहानी के अंत में अगर आप जाएंगे, जब सरदार ने गोधन को माफ कर दिया है और जब गुलरी काकी ने गोधन को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया है, उस समय भी मुनरी की जो पलकें हैं लज्जा से झुक जाती हैं। ऐसा रेणु जी ने अपनी कहानी में स्पष्ट किया है। इन सारी बातों से पता चलता है कि मुनरी एक लज्जाशील और संकोची प्रवृत्ति की बड़ी प्रतिष्ठित लड़की है। अगर दूसरी बात हम करें तो सामाजिक प्रतिष्ठा की हिमायती है। सामाजिक प्रतिष्ठा की हिमायती कैसे है? जैसे ही मुनरी को पता चलता है कि आज हमारे जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है, आज हमारे जाति की इज्जत खतरे में है, तो उसने तुरंत निर्णय लिया, चाहे जो हो जाए, भले ही हमारा प्रेम आज समाज के सामने जाहिर हो जाए, कोई बात नहीं, जाति की इज्जत नहीं जानी चाहिए। उसने तुरंत स्पष्ट किया, सहेली को बताया, सहेली के माध्यम से सरदार तक बात पहुंचाई।
भले ही अप्रत्यक्ष रूप से लिया, लेकिन उसने गोधन का नाम लिया और ले करके जाति की इज्जत बचाने का कार्य किया। उस समय की अगर स्थिति को देखें तो पंचलाइट जलाना ही सामाजिक प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक था। पंचलाइट नहीं जलता तो समाज की इज्जत चली जाती। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुनरी ने कार्य किया। मुनरी का भी व्यक्तित्व गुणवान है, मुनरी का भी व्यक्ति संवेदनशील है, मुनरी लज्जाशील है, यानी स्त्री सुलभ जितने भी अच्छे गुण हो सकते हैं वो सभी गुण मुनरी में विद्यमान है, जिस कारण से मुनरी को भी इसका प्रमुख स्त्री पात्र हम लोग कह सकते हैं। कहिए। अच्छा, एक चीज और हमें बता दीजिए, फिर उसके बाद आज की वीडियो को हम पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन हमारा ये है ये कि अगर हमसे कहीं प्रश्न में यह पूछ दे कि पंचलाइट कहानी का जो शीर्षक है उस पर प्रकाश डालिए, या पंचलाइट कहानी का शीर्षक कहां तक उपयुक्त है, पंचलाइट कहानी के शीर्षक की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आपको क्या लगता है, आपके विचार से पंचलाइट कहानी का शीर्षक कहां तक उपयुक्त है? इस तरह का कोई प्रश्न आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो देखिए, शीर्षक पे अगर आपको चर्चा करनी होगी तो शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है किसी भी कहानी का। किसी भी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण चीज है शीर्षक। ये पेज नंबर 63 पे मैंने दिया है कि पंचलाइट कहानी का जो शीर्षक है ना वो अत्यंत संक्षिप्त है लेकिन बहुत ज्यादा आकर्षक है। पंचलाइट शब्द ही आपको आकर्षित कर लेता है, अरे इस कहानी में हुआ क्या होगा, बड़ा जिज्ञासा उत्पन्न करता है, कौतूहल बढ़ाने वाला यह शीर्षक है। सत्य है ना? कहिए। पंचलाइट कहानी, अरे क्या हुआ होगा, क्योंकि शीर्षक कैसा होना चाहिए, कौतूहल वर्धक होना चाहिए। किसी भी कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि उस शीर्षक को पढ़ते ही पाठक कहानी को पढ़ने पे मजबूर हो जाए। शीर्षक की अगली विशेषता यह होती है कि पूरी की पूरी कहानी में यह शीर्षक परिलक्षित होना चाहिए। पंचलाइट की खरीदारी, पंचलाइट को ले आना, पंचलाइट को रखना, पंचलाइट को सुरक्षित करना, पंचलाइट को जलाने की समस्या, पंचलाइट को जलाया जाना, पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होना, पंचलाइट की रोशनी में सबके दिलों का मैल दूर हो जाना। पूरी की पूरी कहानी इसी पंचलाइट के शब्द के आगे पीछे घूम रही। अगर इस तरह से देखा जाए तो जो कहानी का उद्देश्य है कि जाति व्यवस्था, छुआछूत और ग्रामीण कुरीतियों जैसे अंधकार को कौन दूर कर सकता है, इन सारी चीजों को अगर हम अंधकार मान लें तो इसको दूर कौन कर सकता है? ज्ञान का प्रकाश। और यह प्रकाश कहां से आया? पंचलाइट से आया। कुल मिलाजुला के तात्पर्य यह है, इस कहानी में कुरीतियों रूपी अंधकार पर सच्चरित्र और ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता पर बल दिया गया है और उस प्रकाश का प्रतीक बना है पंचलाइट। इस वजह से मुझे लगता है कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस कहानी का शीर्षक पंचलाइट रख करके सबसे उपयुक्त कार्य किया है। इससे उपयुक्त कोई शीर्षक इस कहानी का नहीं हो सकता था। बच्चों, 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। पहला, कहानी की कथावस्तु। दूसरा, नायक का चरित्र चित्रण। तीसरा, नायिका का चरित्र चित्रण। चौथा, कहानी का उद्देश्य। और पांचवा, कहानी का शीर्षक। बच्चों, अगर यह 5 चीज आपकी तैयार है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका 5 नंबर छीन ले। अब आप हमें चलते चलते यह बताइए कि पंचलाइट कहानी क्या आपको समझ में आई? अगर आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, छोटा सा रिक्वेस्ट है क्योंकि यही हम लोगों के लिए ऊर्जा है। नंबर 2, अगर आपको पसंद आया हो मेरा कोई भी कंटेंट, पूरी पंचलाइट के दौरान मेरी जो बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़ करके हमें अगर अच्छा लगेगा तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है ये चैनल, बाकी शिक्षकों की तरह ये टाइम पास फालतू हवाबाजी नहीं करते, मन से पढ़ाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते चलते हमारी जो 2-3 सूचनाएं थी फिर से बता देता हूं कि अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ, प्लस जिसमें कंप्लीट पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट वगैरह सब चलते रहते हैं, तो ये बगल में जो लक्ष्य बैच दिखाई दे रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से रविकांत मैत्र त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड करेंगे, कोने में 500 लिखा हुआ है लेकिन 400 में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, 100 रुपए की अभी छूट चल रही है। आप 100 रुपए की छूट के साथ 400 रुपए में ये बैच प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहता है। एक बच्चे का कमेंट, यानी एकदम ऑफलाइन की तरह से क्लास चलती है, जैसे लगता है कि ऑफलाइन चल रही है। और वास्तव में बता रहा हूं भैया, हिंदी एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती है, तो आप यहाँ पे आमंत्रित हैं।
और यदि अगर आपको केवल पीडीएफ चाहिए जो भी मेरा कंटेंट है, तो उस पीडीएफ के लिए यह बुक आपके पास रेडी है। यह बुक कहां मिलेगी? तो यह बुक मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यह बुक आपके सामने है, जो कि प्ले स्टोर पर से रविकांत मणि त्रिपाठी का ऐप, जिस ऐप से आप अपना बैच परचेस करने वाले हैं, नीचे लिखा हुआ ना, इसी ऐप को डाउनलोड करके इस किताब की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किताब की बुकिंग करने का एक तरीका और है, मैं उसको भी स्क्रीन पे आपके सामने दिखा दे रहा हूं कि अगर आप यहां से नहीं करना चाहते तो आप अपने किताब उसमें मोबाइल में गूगल खोल सकते हैं। अपने मोबाइल में आप गूगल खोल लीजिएगा। गूगल खुल गया, गूगल में आप सर्च करिएगा RAVIKANT स्पेस MANI, रविकांत मणि। अगर आप इतना सर्च करते हैं तो देखिएगा रविकांत मणि त्रिपाठी पहले, दूसरे, तीसरे कहीं न कहीं किसी नंबर पे आ जाएगा। और इसमें जो सबसे पहला होगा ना, यहां मेरा फोटो लगा हुआ ऐसे आएगा, रविकांत मणि त्रिपाठी। ये मेरी वेबसाइट है ravikantmani.in। आप इस वेबसाइट को खोल सकते हैं और इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको मिलेगा रविकांत सर द्वारा संचालित पेड बैच, लक्ष्य बैच या क्वेश्चन बैंक, यहां से बुक करें। देखिए ये कंटेंट यहां लिखा हुआ आपको मिलेगा, आप इस पे क्लिक करिएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन खुलेगा, हिंदी की बुक ऑर्डर करना हो तो यहां से, इंग्लिश की बुक ऑर्डर करना हो तो यहां से, दोनों ऑर्डर करना हो तो यहां से, बैच परचेज करना हो तो यहां से, वही गूगल प्ले स्टोर वाला बैच, जो कुछ भी करना आप यहां से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हिंदी की बुक आप ऑर्डर करना चाहते हैं, यहां क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में सबसे नीचे एक यहां पे क्यूआर कोड दिया गया है, जो कि सेट है, उतना ही पैसा आपसे लेगा जितना पैसा आपको पे करना है। क्लियर? इसमें आपको लिखा हुआ है कितना पैसा आपका पे होगा। देखिए लिखा है कि सामान्य या साहित्यिक हिंदी की जो बुक है उसका 149 रुपए पेमेंट है, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगना है। तो आप जाइएगा नीचे, सबसे पहले आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसके बाद ये पूरा फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म को भरते हुए जब नीचे जाएंगे तो यहां कहेगा कि ऐड फाइल, यहां लिखा भी आपको मिलेगा कि दिए गए कोड को स्कैन करिए, पैसा पेमेंट करिए और ऐड फाइल पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट अपलोड कर दीजिए। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप अपलोड करके सबमिट करेंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, हम आपकी किताब आपके बताए हुए एड्रेस पे बाई पोस्ट भेज देंगे। और यदि आपको बैच परचेज करना है तो आप यहीं से लक्ष्य बैच परचेज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, तुरंत आपके सामने ऐसे खुलेगा लक्ष्य बैच का डिटेल। यहां देखिए आ गया, लक्ष्य 2.0 2025 सामान्य हिंदी। यहां पे गेट दिस कोर्स जैसे ही करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिटेल दिखाई देगा। इसमें पूरा डिटेल दिखा देगा होगा, देखिए 400 रुपए ओनली, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसमें कोई ऐसा, ये बड़ा हो रहा नहीं होगा, अच्छा ये शायद हो सकता है, होना तो चाहिए, नहीं दिखा रहा तो भी देख लीजिएगा। 421 रुपए यहाँ पे दिखा रहा होगा, अगर आपको स्पष्ट दिख रहा हो तो आप ऐसे हमारा बैच भी परचेज कर सकते हैं और इस तरीके से हमारा पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। पंचलाइट कहानी आपको अगर अच्छे से समझ में आई है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आई तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। जितना मेरे से बेहतर हो सकता था उतना मैंने आपके लिए करने का प्रयास किया है। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।